सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 18 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों आप इस वीडियो को 21 सितंबर 2019 को देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को इस पीडीएफ मटेरियल को वहां पर शेयर कर दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप इसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने AK इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। और डेली नोटिफिकेशन सुबह 7 बजे पाने के लिए दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर जो बिहार पुलिस की भर्ती है वो कब तक आएगी। तो दोस्तों मैंने खबरी पे बताया है कि बिहार पुलिस की भर्ती आपको कब तक आएगी और इसका सीधा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहां से डायरेक्टली इस चीज को जान सकते हैं कि बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगी। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को डेली जीके जीएस करेंट अफेयर सारे गवर्नमेंट जॉब की अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, जो कि आप ऑडियो के माध्यम से यहाँ सुन सकते हैं। तो काफी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के AK इंडिया को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। यहाँ पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दोस्तों सारे सोशल मीडिया का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बता दूं। दोस्तों आज मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन लिया है और 15 क्वेश्चन काफी टफ है और मैं नहीं बोलता हूं दोस्तों ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दरोगा लेवल के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर बताना कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। दोस्तों अगर आप मैक्सिमम 7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो ना यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए सफिशियंट है आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपने कितना सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया। और दोस्तों कल जब मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया था तो काफी लोग ने इसे सराहा है व्हाट्सएप में। ठीक है, उन्होंने बोला है कि सर ऐसे ही एक्सप्लेन करके बताइए। तो दोस्तों आज फिर से मैं आप सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर SI के पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती और सी स्वामी विवेकानंद और डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका हम सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ही हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अब देखो दोस्तों, अगर स्वामी हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये आधुनिक भारत के एक बहुत ही बड़े चिंतक थे और बहुत ही बड़े देशभक्त थे। उनके बचपन का नाम मैं बात करूं दोस्तों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था दोस्तों वो था मूल शंकर। काफी अच्छा नाम है, मूल शंकर इनका नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जैसे कि मूल जो कि स्टार्टिंग में होता है, तो इस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम था मूल शंकर था। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, इन्होंने आखिर जो राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे स्वीकार किया इसके बारे में बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे दोस्तों, वो संस्कृत में यहाँ पर हमेशा उन्होंने अपना व्याख्यान दिया है, लेकिन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वो संस्कृत छोड़कर हिंदी में जो थे, हिंदी में व्याख्यान करने लगे, किसी भी चीज को हिंदी में एक्सप्लेन करने लगे थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हिंदी से प्रेरित होकर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था और सबसे पहली बार उन्होंने ही स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों, सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहां हुआ था, तो हैदराबाद में इनका जो जन्म था ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, और अपनी लोकप्रियता
इनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी और इनके पास इतना प्रतिभा था कि 1925 ईस्वी में जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था तो उस समय इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया था और ये पहली महिला बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली। ठीक है, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये अब बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया। देखो दोस्तों, ऑप्शन एक है गांधी जी के रिहाई के लिए, या बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या सी खिलाफत आंदोलन के कारण, या डी असहयोग आंदोलन के कारण। काफी सटीक यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि यहां पर वापस कर दिया था। दोस्तों सर की उपाधि को नाइटहुड की भी उपाधि भी कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में नाइटहुड यहां पर पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर और नाइटहुड में, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नाइटहुड दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध में उन्होंने वापस किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहां हुआ था दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पंजाब के दोस्तों, कहां, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, हुआ था अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज की जो मैंने एम रखा है दोस्तों 180 लाइक का, इसे जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा दोस्तों। हमें बस कुछ और नहीं चाहिए, बस एक लाइक चाहिए और एक शेयर चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना करके लाते रहूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। डेली सुबह 7 बजे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। अब देखो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अगर हम इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों जब 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ था दोस्तों, तो पहले कांग्रेस 5 राज्यों में बहुमत से जीती थी। उसके बाद दोस्तों 3 राज्यों में दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई और गठबंधन को उन्होंने सरकार बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में, या डी 1907 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग का जो स्थापना था दोस्तों वो नवाब ऑफ ढाका ने किया था। अब ये पूछोगे नवाब ऑफ ढाका कौन है, तो दोस्तों इसके बारे में भी आप सभी को मैं यहां बता दूं, तो जो नवाब ऑफ ढाका थे दोस्तों उनका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इनका नाम था ख्वाजा, सर ख्वाजा, यहां जे कर लीजिएगा, सर ख्वाजा सलीम मुल्ला बहादुर। ठीक है, इनका ये नाम था। ठीक है दोस्तों, सर ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर, जिन्होंने भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया था, और सर ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर को नवाब ऑफ ढाका भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन एक है, ऑप्शन एक महादेव गोविंद रानाडे, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी ज्योतिराव फुले, या डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग इसलिए है कि मैक्सिमम 99% बच्चे जो है इस क्वेश्चन का गलत आंसर देख के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपकी ये प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। आप हमेशा जब भी इस क्वेश्चन को देखोगे तो हमेशा सही जवाब ही देकर के आओगे। कैसे, चलिए
आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके जो संस्थापक थे दोस्तों वो महादेव गोविंद रानाडे, इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे इसका सही जवाब महादेव गोविंद रानाडे होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और नाम आता है, आत्मा राम पांडुरंगा। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंगा। ठीक है, जिन्होंने प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, वो रियली कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंगा इसका रियली संस्थापक थे। अब देखो दोस्तों, तो आप बोलोगे कि ये महादेव गोविंद रानाडे कैसे आ गए? तो दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे के कारण जो प्रार्थना समाज था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके लिए दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रानाडे को ही लोग जानने लगे थे। तो आपको दोस्तों आत्माराम पांडुरंगा का भी नाम याद रखना होगा और महादेव गोविंद रानाडे को भी नाम याद रखना होगा। इसलिए दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको आत्माराम पांडुरंगा का मिल गया तो दोस्तों इसका सही जवाब आत्माराम पांडुरंगा होगा। अगर ऑप्शन में महादेव गोविंद रानाडे है और आत्माराम है तो दोस्तों आपको आत्माराम पांडुरंगा इसका बिल्कुल सही जवाब देना होगा। अगर जब आत्माराम नहीं होगा तब महादेव गोविंद रानाडे इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, आप 100% इसका सही जवाब इस तरीके से दे पाओगे और आपका एक नंबर जो है वो 100% कंफर्म यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन अगर रियली पूछा जाता कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा था वो कब आरंभ हुआ था, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है कि किस तारीख और वर्ष को यहाँ पर शुरू हुआ था। ऑप्शन एक है 12 फरवरी 1922, बी 12 मार्च 1930, सी 6 अप्रैल 1930 या डी 2 मार्च 1930। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसका सही जवाब आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका सही जवाब बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 बिल्कुल सही जवाब होगा। गांधी जी की जो दांडी यात्रा था वो 12 मार्च को शुरू हुआ था और 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 26 से 27 दिन तक दोस्तों इनकी ये दो दांडी यात्रा था, जिसे हम नमक मार्च के नाम से भी जानते हैं। क्या? नमक मार्च, इसको नमक मार्च इसको लीजिए, नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है और इसे दोस्तों दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दांडी सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों ये कहां से शुरुआत हुआ था दोस्तों? तो इसकी जो शुरुआत हुआ था दोस्तों वो अहमदाबाद में साबरमती एक आश्रम था। ठीक है, साबरमती जो आश्रम था वहां से ये शुरू हुआ था। और दोस्तों वो जो दांडी एक गांव था, ठीक है, दांडी गांव पर जाकर के समुद्री तट एक दांडी था जिसका नाम, समुद्री तट के किनारे एक गांव था जिसका नाम दांडी था। ठीक है, वहां जाकर के ये समाप्त हुआ था। इसी के कारण दोस्तों इसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है। और ये कितने दिनों तक ये यहाँ पर यात्रा चला था दोस्तों? लगभग 26 से 27 दिन तक। और ये समाप्त कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट ये भी डेट आता है दोस्तों, जब हमने यहाँ पर स्टार्टिंग जाना है तो लास्ट भी हमको पता होना चाहिए। तो 6 अप्रैल को यहाँ दोस्तों लास्ट हुआ था 1930 ईस्वी को ही। ठीक है, तो ये भी डेट आपको याद रखना है। स्टार्टिंग 12 मार्च 1930 और लास्ट 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? ऑप्शन एक नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या डी सिक्किम। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसकी हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। काफी इजी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अगर इसके हम घनत्व की बात करें तो 17 व्यक्ति जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में आती है। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ 17 लोग ही रहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम न्यूनतम जनसंख्या की बात कर लिए हैं तो अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम हमारा बिहार है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम कौन होगा? बिहार। अगर बिहार के हम जनसंख्या घनत्व की यहाँ बात करें दोस्तों तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 पीपुल जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में यहां पर रहते हैं। ठीक है, अब ये भी देख लो दोस्तों काफी ज्यादा है। एक अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में और बिहार में 1106 पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब नहीं समझ में आया तो यानी कि पूरा 1 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई के एरिया में जितने लोग आते हैं उसकी यहाँ पर काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन
किसके द्वारा किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए कि यूएसए द्वारा, बी यूएनओ द्वारा, या सी कॉमनवेल्थ देश के द्वारा, या डी सदस्य देशों के द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूएसए के द्वारा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए यानी कि यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। और यहीं से दोस्तों यहाँ पर वित्तीयन होता है, यानी वित्तीयन जो लेन देन होता है ये यूएसए से ही किया जाता है। अब देखो दोस्तों, अगर हम आईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में। इसकी फॉर्मेशन भी कभी कभी पूछा जाता है कि आईएमएफ की फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अगर छोटा डेट की बात करें तो 27 दिसंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है क्या? ऑप्शन एक है मुद्रा संकुचन, बी विस्फीति विस्फीति, या सी स्टैगफ्लेशन, या डी जो है स्क्यूफ्लेशन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? काफी टफ क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब होगा स्टैगफ्लेशन। अब आप पूछोगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि दोस्तों इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक को क्या कहते हैं? तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि ऑप्शन एक एसएलआर बढ़ा दिया जाए, बी सीआरआर बढ़ा दिया जाए, या सी सीआरआर कम कर दिया जाए, या डी ए और बी दोनों। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन पता है आप तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका सही जवाब बता सकते हैं। दोस्तों इसके हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सीआरआर कम कर दिया जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आप पूछोगे कि सीआरआर क्या होता है? तो सीआरआर का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो मैं बता दूं कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब इस कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है तो इसके बारे में मैं बता दूं। तो दोस्तों एक निश्चित अनुपात होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है, जिस रेशियो पर बैंक को अपने पास जितने भी उनके पास उपलब्ध कैश होते हैं, ठीक है, उस राशि का कुछ जो हिस्सा होता है, कुछ परसेंटेज जो होता है, केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसे सीआरआर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही कैश रिजर्व रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसे मैंने आप सभी को एक बार खबरी पे भी यहाँ पर इसके बारे में बताया पूरे डिटेल में। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? अब देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अब आपको यहाँ पर पूरा महारत्न कंपनी के नाम पता होनी चाहिए, तभी आप इसका सही जवाब बता सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऑप्शन ए के भेल, बी गेल, सी सेल, या डी बीएसएनएल। काफी इजी सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बीएसएनएल। बीएसएनएल जो है महारत्ना कंपनी नहीं है। भेल गेल सेल जो है ये महारत्ना कंपनी है। इस तरह से दोस्तों 8 जो है वो महारत्ना कंपनी होती है। मैं आप सभी को एक बार इसका नाम बता देता हूं दोस्तों, एनटीपीसी, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ओएनजीसी, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर सेल हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका भेल हो गया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आईओसीएल हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया? टोटल 6 हो गया, 2 और छूट रहा है। एक हो गया दोस्तों आपका सीआईएल, उसके बाद दोस्तों आपका गेल यहां पर हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद दोस्तों एक आता है बीपीसीएल, ठीक है। अब देखो दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो चलिए सारे के यहाँ पर फुल फॉर्म एक बार हम देख लेते हैं। एनटीपीसी की बात करें दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, तो दोस्तों इसका सही फुल फॉर्म होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ओएनजीसी की बात करें दोस्तों तो ओएनजीसी का होगा ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन होगा। आप इस सबको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने कॉपी में। दोस्तों अगर हम यहाँ पर आईओसीएल की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर जो है आईओसीएल, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम सीआईएल की बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे इसको बात करते हैं, ठीक है, सीआईएल की बात करते हैं दोस्तों हम, एक मिनट,
अगर दोस्तों हम CIL की बात करते हैं तो CIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम BPCL की बात करते हैं तो BPCL का क्या होता है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम भेल की बात करते हैं तो भेल का क्या होता है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होगा। उसके बाद दोस्तों गेल की बात करते हैं तो गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गेल का होता है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा। उसके बाद दोस्तों उसी तरह सेल का हम पता कर लेते हैं तो सेल का होता है स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, साथ ही महारत्ना कंपनी का भी नाम आपको याद रखने कि कितने महारत्ना कंपनी होते हैं। अब देखो दोस्तों, महारत्ना कंपनी अगर आपको पता है तो आपको एक और टर्म आता है दोस्तों, नवरत्न कंपनी। ठीक है, नवरत्न कंपनी जो है उसका भी नाम आपको याद रखना होगा। तो नवरत्न कंपनी दोस्तों काफी ज्यादा है, आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि ये पूरा जो है नवरत्न कंपनी है। तो कुल कितने होते हैं, तो 17 जो है नवरत्न कंपनी होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी टफ क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। ऑप्शन 1, सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। बी, सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सी, सूचकांक में 10 प्रचाल शामिल है। या डी, प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, यहां पर गलत संबंध बताना है। अगर हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर बिल्कुल सही होगा, यह गलत नहीं है। ऑप्शन बी, सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, तो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी, सूचकांक में 10 प्रचाल शामिल है, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। अगर हम दोस्तों यहां पर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है तो चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया है, जो कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत तर्क है। क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। दोस्तों ऑप्शन 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी जो है पीबी महानोबिस। सी जो है BR अम्बेडकर। या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर दोस्तों यहां पूछा जा रहा है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। अब देखो दोस्तों, यहां अगर भारतीय नियोजन के बारे में हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भारतीय नियोजन का जो भारतीय नियोजन था वो कब से इसकी प्रयास शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसके जो शुरुआत थी दोस्तों वो स्वतंत्रता से पहले, यानी कि 1947 से पहले से ही इसकी जो काम था भारतीय नियोजन का वो पहले से ही हो चुका था। आर्थिक नियोजन का जो था वो पहले से ही हो रहा था इसके लिए काम। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर हम भारतीय नियोजन की बात करते हैं तो भारतीय नियोजन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों यहां पर हम एक आर्थिक नियोजन नामक पुस्तक था, उस पुस्तक का मेरा नाम याद आ रहा है मेरे जहन में कि आर्थिक नियोजन पुस्तक के जो रचनाकार थे वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इसका नाम आप लिख लीजिएगा, एम विश्वेश्वरैया जो थे इसका रचनाकार थे। किस पुस्तक का, आर्थिक नियोजन पुस्तक का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो एम विश्वेश्वरैया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्थिक नियोजन पुस्तक के लेखक कौन होंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने आपको यहां पर इसका भी अटेम्प्ट करा दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होगा। ऑप्शन 1 है विदेशी विनिमय भंडार के संरक्षण, बिल्कुल सही होगा। बी, करेंसी जारी करना, यह भी सही होगा। सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, और ये गलत है। डी, नगद आरक्षण का संरक्षण करना, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, जो कि रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पर रिजर्व बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना कब की गई है, स्थापना आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो 1 अप्रैल, कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना यहां पर करवाया गया था। और दोस्तों इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो दोस्तों ये था सेट 18 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां पर आप सभी को सारे पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। या तो दोस्तों सिंपली आप इसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इसे
पढ़ भी सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और खबरी पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, खबरी पे मैंने आप सभी को बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में हम पूरी जानकारी दे दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से सिंपली इसको सुन सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आप लोगों को ये फायदा होगा, जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। सारे सोशल मीडिया का लिंक जो है दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो आज मैंने का एम रखा है 180 लाइक का दोस्तों, उस 180 लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। काफी मेहनत के बाद दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूं, तो एक लाइक एक शेयर तो जरूर बनता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।